नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र सिंह बाजिया आप सभी का आपके YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज है 29 अगस्त 2020 और आज आपके लिए फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो। आज का टाइटल है कहानी यस बैंक की। यानी दोस्तों आज इस वीडियो में हम यस बैंक की पूरी कहानी जानेंगे शुरू से लेकर अंत तक कि किस प्रकार से यस बैंक जो है दिवालिया होने की स्थिति में गया, फिर वहाँ से किस प्रकार से आरबीआई ने और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एक समूह था जिन्होंने इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके और किस प्रकार से इसको जो है वापस से रिवाइवल किया या किस प्रकार से इसको बचाया गया इस बैंक को। और उसके बाद में दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको दो ऐसी धमाकेदार न्यूज़ आपको बताऊंगा जिससे हो सकता है कि मंडे से यस बैंक के अंदर अपसाइड के अंदर इसके शेयर के अंदर मूवमेंट जो है वो आपको दिखाई देने लगे। तो वो दो अपडेट भी आपको वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और दोस्तों उसके बाद में यस बैंक के शेयर का चार्ट लगाएंगे, चार्ट के ऊपर इसके सपोर्ट लेवल्स, टारगेट्स शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट्स इसके क्या हो सकते हैं, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। और दोस्तों समय निकाल के एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आप कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, आपके कमेंट का जवाब जो है मैं ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि यस बैंक जो है बहुत बुरे दौर से जो है गुजरा हुआ है और देखिए अब इसके पटरी पर आने की उम्मीद जो है वो सामने आने लगी है। तो यहाँ पर एक बार हम जो है इसके बारे में डिटेल में जानकारी जो है वो देखेंगे, इसकी अपडेट्स देखेंगे। देखिए आप सभी को मालूम है कि यस बैंक जो है उसके अंदर जो इसके फाउंडर जो थे राणा कपूर, उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे लोन्स जो है कॉरपोरेट सेक्टर को बांटती है जो ज़्यादा से ज़्यादा एनपीए हो गया, पूरा पैसा जो है वो इसका फंस गया था। और लास्ट में स्थिति ऐसी आई कि जो इसके जो सीईओ थे रवनीत गिल, वो भी बैंक को बचा नहीं पाए और बैंक जो है दिवालिया होने की स्थिति में आ गया। अब चूंकि देखिए अगर मान लीजिए एक बड़ा बैंक जो है यस बैंक, देखिए हमारी अर्थव्यवस्था में उसका बहुत इंपॉर्टेंस था, अगर वो फेलियर हो जाता तो कहीं ना कहीं से हमारे देश की इकोनॉमी पर एक नेगेटिव या एक बुरा इफेक्ट जो है वो पड़ सकता था। तो वहाँ पर देखिए बीच में आई भारत सरकार, आरबीआई आई और उसके बाद में दोस्तों आपको मालूम है कि एसबीआई के नेतृत्व में जो है एक कंसोर्टियम बनाया गया और उस बैंक को जो है वापस उबारा गया। आप सभी को मालूम है कि यस बैंक के ऊपर आरबीआई ने 5 मार्च को जो है मोरिटोरियम लगाया था और 50,000 की जो निकासी है वो फिक्स कर दी गई थी। उसके बाद में देखिए 18 मार्च को जो है ये मोरिटोरियम जो है वो हटा लिया गया था। अब देखिए यस बैंक का जो सीईओ और एमडी जो बनाए गए थे वो थे श्री प्रशांत कुमार, ठीक है, जो पहले क्या थे सीएफओ थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मुख्य वित्तीय अधिकारी थे। तो उनको देखिए इनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि देखिए ये जो हैं बहुत पॉजिटिव जो है एक अधिकारी हैं जो आप देख सकते हैं कि रोज़ाना जो है यस बैंक के लिए, यस बैंक को उबारने के लिए 18 घंटे जो है काम करते हैं। अब देखिए स्थिति शुरुआत के अंदर जब इनको बिल्कुल जब 5 मार्च को जो मोरिटोरियम जो है लगाया गया था तो बिल्कुल 6 तारीख की सुबह ही इनको कॉल आया और इनको बोला गया कि आप तुरंत जो है रात में इनको बताया गया कि सुबह 8 बजे जो है इनको यस बैंक के सीईओ और एमडी की जिम्मेदारी जो है निभानी थी। और देखिए इनकी जो वाइफ थी उनको एक डर था कि एक सरकारी बैंक की नौकरी छोड़कर एक प्राइवेट बैंक की जॉब करना जो है एक रिस्की जॉब होती है, हम सभी मानते हैं। तो बहुत सारी चुनौतियां इनके सामने आई। अब सबसे बड़ी एक समस्या इनके सामने ये थी कि इनको देखिए रास्ता भी नहीं मालूम था। यस बैंक का जो हेडक्वार्टर जो था, हेड ऑफिस था, वो कहाँ पर था। तो इन्होंने गूगल के ऊपर गूगल मैप की सहायता से जो है ये हेड ऑफिस पहुँचे थे और उसके बाद में इन्होंने जो है अपना जो है इनके जो सीईओ का जो पदभार है वो संभाला था। अब देखिए ये जो थे सबसे बड़ी बात ये थी कि इनके लिए सबसे बड़ी जो चुनौतियाँ थी वो क्या थी। देखिए सबसे बड़ी जो चुनौती थी यस बैंक के अंदर वो थी कि देखिए यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जो सबसे बड़ी जो चुनौतियाँ थी वो थी बैंक की लिक्विडिटी, डिपॉजिट्स और रिकवरी। यानी बैंक की जो लिक्विडिटी है वो बनाए रखना, डिपॉजिट्स लाना और साथ में जो बैड लोन्स थे उनकी रिकवरी करना, ये सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो इनके सामने थी, श्री प्रशांत कुमार के सामने थी। अब देखिए उसके बाद में देखिए एक एक अपडेट के ऊपर बात करते हैं कि देखिए हाँ उनके पास में जो है उन्होंने रिपोर्ट कर दिया, ऑफिस जो है संभाल लिया, गूगल की हेल्प लेकर ऑफिस पहुंच गए। अब देखिए ये खुद भी मानते हैं कि इनको भी जो है सीईओ बनने के अंदर जो है काफ़ी हिचकिचाहट थी क्योंकि देखिए बैंक जो है वो बिल्कुल दिवालिया हो चुका था, ठीक है, बिल्कुल दिवालियापन की स्थिति में था। अब देखिए बैंक को इमीडिएट इफेक्ट से 1.3 अरब डॉलर की ज़रूरत थी। अगर बैंक को आगे चलाना है तो 1.3
अरब डॉलर की ज़रूरत थी। तो इनकी वाइफ भी जो है चिंतित थी कि कैसे आप इन सबको जो है हैंडल कर पाओगे। तो उसके बाद में देखिए ये बोल रहे हैं कि अगर यस बैंक डूब जाता तो इसका परिणाम जो है वो भयावह होता। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए यस बैंक डूबता, हमारी इकोनॉमी जो है कई बहुत ज़्यादा जो है इससे कनेक्टेड है। तो अगर ये बैंक जो है असफल हो जाता तो उस स्थिति में इकोनॉमी के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता और हमारी अर्थव्यवस्था है वो डूब जाती। तो इसीलिए जो है यहाँ पर एसबीआई के नेतृत्व में एक बेल आउट पैकेज जारी किया गया, जिसके अंदर अन्य जो बैंक थे उन्होंने भी जो है यस बैंक के अंदर निवेश किया। आप सभी को मालूम है कि 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है इसके शेयर की, और 8 रुपये के प्रीमियर के ऊपर जो है यानी टोटल जो है 10 रुपये के ऊपर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन सब ने मिलकर जो है यस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था। और उसके बाद में देखिए 18 मार्च को जो है जब ये कंसोर्टियम बनाया था और इसके अंदर जो है ये इन्वेस्टमेंट आ गया, तो 18 मार्च को मोरेटोरियम हटा लिया गया था। अब देखिए सबसे बड़ी जो चुनौती थी इनके सामने वो ये थी कि जो बैंक का जो आउटफ्लो था उसको रोकना था। देखिए बैंक को 6 महीने में देखिए 1.04 लाख करोड़ रुपए का आउटफ्लो झेलना पड़ा। और ये आउटफ्लो क्यों हुआ था आप सभी को मालूम है। ये आउटफ्लो जो हुआ था देखिए बैंक के ऊपर जो मोरेटोरियम लगा था, तो बिल्कुल कस्टमर्स को जो है बैंक से एक विश्वास जो है वो उठ गया था, और जो कस्टमर्स जो थे वो अपनी राशि जो है डिपॉजिट्स जो है वो बैंक से निकालने लगे थे। ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल कस्टमर्स ही नहीं, जो इसके कर्मचारी थे उनका जो विश्वास है वो भी डगमगा गया था कि यस बैंक के अंदर क्या होगा। तो ये बोल रहे हैं कि वो डेली जो है 10 से 15 लोगों को खुद फ़ोन करते थे। आप सोचिए एक सीईओ, बैंक का सीईओ और एमडी जो है खुद लोगों को फ़ोन करते थे और ये बताते थे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया है, कोटक महिंद्रा बैंक ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अदर जो बैंक हैं उन्होंने जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, आप इसके अंदर जो है पैसा निकालिए मत, बैंक के ऊपर विश्वास रखिए। तो कहने का मतलब ये है कि डेली वो आते थे ऑफिस में और बड़े बड़े जो डिपॉजिट्स अकाउंट्स थे उनको ये कॉल करते थे ताकि बैंक के अंदर जो है डिपॉजिट्स आते रहे या डिपॉजिट्स जो है उनका आउटफ्लो नहीं हो। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जून तक देखिए स्थिति सुधरी, ठीक है। जून तक बैंक की डिपॉजिट जो है 1.17 लाख करोड़ रुपए हो गई। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि देखिए कुमार ने कहा कि जब मैं शामिल हुआ तो मेरी सबसे बड़ी चुनौती डिपॉजिट्स के आउटफ्लो को रोकना था। यह किसी बैंक के लिए एक स्थायी जमादार होने में के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। एसबीआई और 7 अन्य भारतीय बैंकों ने मार्च में इस बैंक में 79% की हिस्सेदारी जो है वो खरीदी थी, जिसमें 49% हिस्सेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की थी और बाकी अन्य बैंकों ने जो थी। अब देखिए जून तक जमा राशि जो थी वो 120 अरब रुपए बढ़कर 1.17 लाख करोड़ रुपए हो गई। तो एक बहुत अच्छी बात थी कि डिपॉजिट्स जो है वो बैंक के पास में इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट्स अच्छे आ गए थे जून तक। अब देखिए उसके बाद में देखिए यस बैंक की समस्या यहीं पे समाप्त नहीं होती है। अब देखिए बैंक को आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए और ज़्यादा जो है पूंजी की आवश्यकता थी, और कोविड-19 की स्थिति के अंदर तो सभी जो बैंक हैं उनको एक्स्ट्रा जो पूंजी है वो जुटाने के लिए आरबीआई गवर्नर जो श्री शक्तिकांता दास हैं वो भी बोल रहे हैं। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा चौका यहाँ पर देखिए श्री प्रशांत कुमार ने सबसे पहले बैंकों के अंदर यस बैंक के लिए इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के थ्रू जुटा ली। और आप ये मान लीजिए कि ये एफपीओ जो है लगभग सक्सेसफुल हो गया था। 15,000 करोड़ रुपए से छोटा सा अमाउंट जो है थोड़ा सा कम रह गया था जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया था। तो वो भी अमाउंट थोड़ा सा कम इसलिए होता कि रिटेल जो इन्वेस्टर थे उन्होंने थोड़ा पार्टिसिपेशन जो है कम किया था। हाँ देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक ने जो ये एफपीओ के थ्रू जो राशि जुटा ली 15,000 करोड़ रुपए एकदम टाइमली और सही टाइम के ऊपर ये राशि जुटा ली, जिससे बैंक जो है आने वाले समय में अपने ऑपरेशंस को सही तरीके से सुचारू रूप से चालू रख सकता है। अब देखिए उसके बाद में सबसे बड़ी जो इसके लिए समस्या थी वो थी एनपीए को कंट्रोल करना। देखिए अब यहाँ पर देखिए नई पूंजी देखिए जो अभी एफपीओ आया तो यहाँ जो बैंकों की जो संयुक्त शेयर होल्डिंग जो है वो घटकर जो है 45% के आसपास में रह गई। और देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो जो होल्डिंग है अभी मात्र 30% के आसपास में है। और अभी आपको एक चीज़ और बता दूं कि एलआईसी ने भी इसके अंदर अपनी जो होल्डिंग है वो 0.75% से बढ़ाकर 4.98% जो है वो कर ली है। तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन देखिए पुराने जो प्रबंधन था इनका, राणा कपूर का जो मैनेजमेंट था, उन्होंने जो बड़े बड़े जो धन्ना सेठ थे जैसे अनिल अंबानी थे, मीडिया के मुगल सुभाष चंद्रा थे, कॉफी चेन के ओनर विजय सिद्धार्थ जैसे लोगों को लोन दे दिया, जिनमें सिद्धार्थ जी हैं
जो है वीजी जो सिद्धार्थ है उन्होंने तो सुसाइड भी कर लिया है। तो ये सारे के सारे जो लोन थे वो डिफ़ॉल्ट हो गए और बैंक जो है बिल्कुल बुरी स्थिति के अंदर आ गया था। तो अब देखिए इन एनपीओ को ठीक करना श्री प्रशांत कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और देखिए रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर भी एक न्यूज़ आई थी कि इन्होंने अनिल अंबानी के जो बंगले हैं उनको जो है टेक ओवर कर लिया है। तो बिल्कुल यस बैंक जो है बिल्कुल एक ऐसी स्थिति के अंदर है कि कैसे भी करके वो अपने जो बैड लोन्स हैं उनकी रिकवरी करना चाहता है। तो ये एक अच्छी बात है। अब देखिए उसके बाद में देखिए इन्होंने 100 कर्मचारियों की टीम बनाकर एनपीए से निपटने की एक योजना बनाई है कि जो पुराने जो लोन दिए हुए हैं कैसे भी करके उनको जो है रिकवर किया जाए। तो उन्होंने बाकायदा एक टास्क फोर्स बना रखी है। तो ये भी एक अच्छी बात है। और देखिए अभी जो इसका एफपीओ आया तो उसके बाद में देखिए मूडीज़ ने क्या बोला है। आप देख सकते हैं रेटिंग एजेंसी है मूडीज़, बहुत बड़ी एजेंसी है, आप सभी को मालूम है। तो इनकी देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अलका अनबारसू, इन्होंने कहा है कि बैंक अपने डिपॉजिट्स बेस में सुधार करने में जो है सफल रहा है और इन्होंने जो पूंजी जुटाई है तो इससे इसका जो रास्ता है वो अच्छा रहेगा। लेकिन अभी यस बैंक को जो एक लंबा रास्ता तय करना है और ये इसको अपने डिपॉजिट बेस को बढ़ाना होगा और अपनी साख को सुधारने में थोड़ा वक्त जो है वो लगेगा। तो यहाँ मूडीज़ ने भी जो है थोड़ा एक प्रकार से पॉजिटिव व्यू जो है इसके ऊपर दिया है। अब देखिए आप सोच सकते हैं कि ये सब ऐसे ही पॉसिबल नहीं हुआ है। देखिए श्री जो प्रशांत कुमार जो हैं वो बोल रहे हैं कि काम के चक्कर में उनकी नींद भी पूरी नहीं होती है। 18-18 घंटे काम करते हैं, मात्र 24 घंटे में से 4 घंटे वो सोते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक अधिकारी जो है इस बैंक को बचाने के लिए कितना काम, कितना वर्क जो है कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, तब जाके यस बैंक जो है वो वापस से जो है रिवाइवल हो पाया है। तो इसके लिए देखिए हम श्री जो प्रशांत कुमार हैं उनका बहुत बहुत जो है थैंक्स करते हैं कि उन्होंने एक बैंक जो है उसको बचाकर हमारी अर्थव्यवस्था को बचाया है। अब दोस्तों देखिए श्री प्रशांत कुमार जो इनके सीईओ और एमडी है, इनके जो अथक जो इन्होंने प्रयास किए इस बैंक को बचाने के लिए, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो देखिए अब सामने आ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं रेटिंग एजेंसीज अपग्रेड यस बैंक बॉन्ड ऑन इम्प्रूव्ड लिक्विडिटी, शेयर राइज नियरली 5%। यानी इन्होंने जो रेटिंग एजेंसी है इन्होंने यस बैंक की जो बॉन्ड्स के ऊपर जो रेटिंग है उसको जो है इम्प्रूव कर दिया, जिससे यस बैंक का शेयर है उसके अंदर देखिए फ्राइडे को जो है 5% का जो है मूवमेंट अपसाइड के अंदर देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखिए जो रेटिंग एजेंसी है इन्होंने देखिए क्या जो है जो रेटिंग जो है वो इम्प्रूवमेंट कौन सी रेटिंग जो इम्प्रूवमेंट की है उसके ऊपर एक बार हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो इन्होंने देखिए यस बैंक ने जो रेगुलेटरी जो फाइलिंग की है बीएसई और एनएसई के उसके अंदर बताया है। यानी आप देख सकते हैं कि जो क्राइसिल जो रेटिंग जो एजेंसी है उन्होंने देखिए इसकी जो 20,000 करोड़ रुपए के जो सर्टिफिकेट्स हैं डिपॉजिट्स के, उनके ऊपर इन्होंने अपनी जो रेटिंग जो पहले इन्होंने रेटिंग दे रखी थी A2 उसको बढ़ाकर इन्होंने अपनी रेटिंग को A2 प्लस जो है वो कर दिया। यानी इसकी रेटिंग जो है वो अपग्रेड कर दी है। और देखिए साथ में देखिए आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेटिंग जो थी वो BBB स्टेबल जो है वो रखी गई है Tier 2 बॉन्ड्स के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉन्ड है उनके लिए BBB स्टेबल जो है वो रखी गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अपग्रेड की गई है रेटिंग के अंदर वो शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए किया गया है। और देखिए इसका कारण यह है कि जो इसके डिपॉजिट्स जो बढ़े हैं बैंक के, और साथ में देखिए इन्होंने जो एफपीओ के थ्रू जो पूंजी जुटाई है 15,000 करोड़ रुपए की, तो उससे इनका रेटिंग एजेंसियों का पॉजिटिव व्यू है वो सामने आने लगा है। अब देखिए दूसरी जो हमारी जो रेटिंग एजेंसी है भारत की, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए इंडिया रेटिंग, आप देख सकते हैं कि इंडिया रेटिंग जो रेटिंग एजेंसी है इन्होंने भी अपनी रेटिंग जो है वो अपग्रेड की है यस बैंक के लिए, और ये की है लॉन्ग टर्म इश्यूअर रेटिंग। लॉन्ग टर्म जो इश्यूअर जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है। और पहले जो इंडिया जो रेटिंग है उन्होंने लॉन्ग टर्म इश्यूअर के ऊपर जो रेटिंग दे रखी थी वो थी BB नेगेटिव, जिसको अभी अपग्रेड करके क्या कर दिया है BBB, ठीक है, BBB कर दिया है। तो यहाँ पर भी जो है अपग्रेड जो है वो देखने को मिला है। अपग्रेड का कारण आप सभी को मालूम है कि जो इसका सीईओ और एमडी है जिन्होंने अथक प्रयास किया है, इसके मैनेजमेंट ने अथक प्रयास किया है, आरबीआई का जो अथक प्रयास है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अथक प्रयास जो था, तो इन सब की वजह से यहाँ पर देखिए अब यस बैंक के अंदर पॉजिटिव जो न्यूज़ है वो आने लगी हैं और बैंक जो है वो बिल्कुल अभी पटरी के ऊपर आता जा रहा है। अब देखिए एक दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यस बैंक के शेयरधारकों के लिए एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है वो निकल के आई है सामने। यस बैंक अपॉइंट्स सुमित गुप्ता एज चीफ रिस्क ऑफिसर एंड आशीष चंडाक न्यू चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर। देखिए यस बैंक ने नियुक्त किया है सुमित गुप्ता को चीफ रिस्क ऑफिसर के तौर के ऊपर, और देखिए आशीष चंडाक है उनको न्यू चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर के तौर पर जो है नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए होगी और इनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2020 से इफेक्टिव होगी। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने जो नियुक्तियाँ की हैं तो ताकि यस बैंक का जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रॉन्ग हो सके और आने वाली चुनौतियों से यस बैंक जो है वो अच्छी तरह से निपट सके और बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो लगातार बढ़े, इसलिए ये नियुक्तियाँ जो है यहाँ पर इन्होंने की हैं। अब देखिए यस बैंक के अंदर जो नियुक्तियाँ की गई हैं तो उसके अंदर देखिए जो सुमित गुप्ता साहब हैं जो चीफ रिस्क ऑफिसर हैं, उनका रोल जो है यहाँ पर क्या रहेगा, तो एक बार इसके ऊपर जो है नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए ये क्या करेंगे, इनका प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो होगी, देखिए जो गवर्नमेंट जो बैंकिंग है, एमएनसी बैंकिंग है, सप्लाई चेन बैंकिंग है, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और साथ में स्ट्रेटेजिक जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है, फूड एंड एग्रीकल्चर एडवाइजरी है, इन सब के ऊपर जो काम करेंगे। साथ में बैड लोन्स जो हैं बैंक के उनको रिकवर करने का काम भी ये करेंगे। देखिए आपको बता दूं यहाँ पे कि देखिए जो सुमित गुप्ता जी हैं वो यस बैंक में भी काम काफ़ी समय से कर रहे हैं। उससे पहले वो एसोसिएट डायरेक्टर थे रेपो बैंक के अंदर और इन्होंने देखिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, क्राइसल रेटिंग एजेंसी और मारुति सुजुकी के अंदर भी काम किया है। तो काफ़ी अच्छा अनुभव जो है उनको बैंकिंग सेक्टर का है या फाइनेंशियल सेक्टर का है। उसके बाद में यहाँ बात कर लेते हैं, देखिए आशीष जो चंडाक जो साहब हैं जिनको देखिए यहाँ पर यस बैंक के अंदर चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर के तौर के ऊपर जो है नियुक्त किया जा रहा है। तो ये भी जो है देखिए यस बैंक के अंदर पिछले 11 साल से काम कर रहे हैं और इससे पहले ये डायरेक्टर थे कहाँ पर, देखिए आईसीआईसीआई वेंचर फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के अंदर, इन्वेस्टमेंट की जो कंपनी है आईसीआईसीआई उसके अंदर ये डायरेक्टर थे। और इससे पहले इन्होंने आईडीएफसी लिमिटेड के अंदर भी काम किया है, एल&टी फाइनेंस के अंदर भी काम किया है और थेराक्स जो लिमिटेड है उनके अंदर भी काम किया है। तो इनको भी काफ़ी अच्छा अनुभव है फाइनेंस सेक्टर के अंदर काम करने का। तो ये दोस्तों एक काफ़ी पॉजिटिव जो न्यूज़ है यस बैंक के अंदर लगातार निकल के आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने देखिए यस बैंक का वनडे का जो चार्ट है वो लगा लिया है और देखिए फ्राइडे को यस बैंक का जो शेयर है लगभग 4-5% जो है अपसाइड के अंदर मूवमेंट लेकर और 15 रुपये के ऊपर जो है इसकी क्लोजिंग फ्राइडे को हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि यस बैंक के सपोर्ट जो है वो नीचे क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यस बैंक का जो सपोर्ट है वो पहला सपोर्ट है 14 रुपये के आसपास में, पहला सपोर्ट है 14 रुपये के आसपास में। उसके बाद में एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है जो इसकी एफपीओ की प्राइस थी 12 रुपये, तो ये एक बड़ा सपोर्ट है वो है। तो बिल्कुल अभी अपने सपोर्ट जो प्राइसेज है उनके आसपास में स्टॉक जो है 15 रुपये के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे पहले आप टारगेट जाना चाहते हैं तो देखिए शॉर्ट टर्म के लिए यस बैंक के शेयर का जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट 17 रुपये, उसके बाद में अगला जो टारगेट है वो 20 रुपये, ठीक है। और थोड़ा मिड टर्म के लिए अगले जो टारगेट होंगे वो 23 रुपये और थोड़ा और ज़्यादा टाइम अगर आप इसके अंदर जो है बने रहते हैं तो आपको 30 रुपये के लेवल्स भी जो है देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों पहला टारगेट 17 रुपये, उसके बाद 20 रुपये, 23 रुपये और 30 रुपये, ये इसके शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के टारगेट हैं। लेकिन अगर आप इसी शेयर के अंदर जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म के अंदर ये बने रह सकते हैं तो आपको 50 प्लस के लेवल भी जो है इस शेयर के अंदर दिखाई दे सकते हैं। और दोस्तों 50 प्लस ही नहीं, अगर आप और लॉन्ग टाइम के लिए इसके अंदर इन्वेस्टेड रहते हैं तो 100 प्लस के लेवल्स भी जो है यस बैंक आपको दिखा सकता है। कब, जब इसकी जो नेक्स्ट जो क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आएंगे, इकोनॉमी जो है कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी वापस से जो है पटरी के ऊपर आएगी और इसके जो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, इसकी बुक वैल्यू के अंदर इंप्रूवमेंट होगा, यस बैंक के शेयर की बुक वैल्यू के अंदर इंप्रूवमेंट होगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, तो उसके बाद में ये शेयर जो है वापस अपनी पुरानी स्थिति के अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो 100 प्लस के टारगेट भी लॉन्ग टर्म के अंदर हो सकते हैं यस बैंक के अंदर। तो दोस्तों अगर आप देखिए यहाँ इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं करंट जो लेवल्स हैं उनके ऊपर, तो आप अपने फाइनेंशियल जो एडवाइजर है उससे एक बार कंसल्ट जरूर कर ले। लेकिन मेरा जो पर्सनल जो व्यक्तिगत जो नज़रिया है यस बैंक के अंदर जो बेस्ट बाय रेंज है वो हो सकती है इसमें 14 रुपये से लेकर 16 रुपये के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर आप यस बैंक में निवेश करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म का विजन रखकर ही इसके अंदर निवेश करें। शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है कि स्टॉक जो है इसी प्राइस के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे। लेकिन अभी जो ये सारी पॉजिटिव जो न्यूज़ आई है उसकी वजह से हो सकता है कि यस बैंक के शेयर के अंदर अचानक से अपसाइड मूवमेंट जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म का विजन जो है यहाँ पे रखना चाहिए अगर आप यहाँ 14 रुपये से 16 रुपये के बीच में जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो यस बैंक के ऊपर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम।